बहुत तकलीफ है भैया, एक एक दिन कैसे गुजरता है हम लोग जानेंगे। 3 साल हो गया है। हम कितने बार सब जगह जा चुके हैं, थक हार के हमें लगता है कि हम सुसाइड कर रहे हैं। आज मेरा पति नहीं, मेरा बेटा नहीं, एक बेटी है। मैं उसको कैसे पढ़ा रही हूँ अल्लाह बेहतर जानता है। मेरा पैसा इन लोग दे नहीं रहे हैं। मेरा घर कैसे चल रहा है, इससे उससे मांग के चल रहा है घर। और मैं विकलांग, मेरा इसमें एक्सीडेंट में ही पैसा मिला था, सब उसी में जमा है। सर मैं आज से 20 साल पहले जब मैं कूली काम करता था तो जब मेरी लड़की हुई तो मैं 50 रुपये कमाता था, उसमें 10 रुपये मैं सहारा में डालता था ताकि उसकी शादी होगी तो कम से कम मेरे को एक सहायता मिलेगा करके। लेकिन आज मेरी 3 लड़कियां, आज मेरी सरकार से और जो कानूनी प्रक्रिया उससे दोनों से मेरा भरोसा उठ चुका है, क्योंकि ना सरकार साथ दे रही है ना कानून व्यवस्था साथ दे रही है। जब तक भुगतान नहीं तब तक भुगतान नहीं। एक ही मांग एक ही नारा, हम अपना अधिकार मांगते, भीख मांगते। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। इस वक्त मैं भिलाई के उस स्थल से हूँ जहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं सहारा ग्रुप से पीड़ित ये लोग हैं जिन्होंने अपने पैसे लगाए थे। ये संख्या सैकड़ों में है, सैकड़ों से बढ़कर हजारों में है और लाखों की संख्या पूरे छत्तीसगढ़ में बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ का भिलाई एजुकेशन हब कहलाता है, पढ़े लिखे लोगों का शहर है। यहाँ विविध रंग दिखते हैं, अलग भाषा भाषी और प्रांत के लोग यहाँ रहते हैं। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं सामने, ये सब पीड़ितों की तस्वीर है। आज इन्होंने पीछे जो बैनर लगाया हुआ है, ये अपना दर्द साझा कर रहे हैं और सिस्टम से मांग कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ शासन में चिट फंड पीड़ितों को न्याय मिला है, लेकिन सहारा से जो पीड़ित और छले हुए लोग हैं जिनकी मैच्योरिटी हो गई है, उन्हें उनका पैसा लौटाया नहीं जा रहा है। इस कमेटी से जुड़े हुए कुछ वकील भी हैं, कुछ विद्वान भी हैं, कुछ सहारा के काम करने वाले लोग। ये जैन साहब थोड़ा सामने आएंगे, बताएंगे। इनका नाम विमल जैन है। इन्होंने जीवन के 33 साल सहारा के लिए दिए। आप किस दायित्व में थे, थोड़ा बताएंगे। मैं रीजनल मैनेजर के पद पर मैंने त्यागपत्र दिया है 2019 में, और मैं 1985 से सहारा में जुड़ा हुआ था। आप मुझे बताएंगे कि यहाँ सहारा से पीड़ित छत्तीसगढ़ में कितने लोग हैं? छत्तीसगढ़ में लगभग 24 लाख परिवार हैं जो सहारा से भुगतान न होने से पीड़ित हैं। 24 लाख परिवार। एक परिवार से अगर 3 लोग भी समझा जाए तो करीबन 75 लाख लोग इनसे पीड़ित हैं। एक परिवार में अगर 3 लोग माना जाए तो। एक वकील साथी भी हैं, आप थोड़ा परिचय देंगे, थोड़ा सा संक्षेप बताएंगे इनका क्या दर्द है? मैं एडवोकेट भास्कर राव, जिला न्यायालय दुर्ग। लाखों लोगों का, देश भर में तो 12-13 करोड़ लोगों का एक आंकड़ा मिलता है जिनका सहारा में खाता था और पैसा फंसा हुआ। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा आर्थिक अपराध और आर्थिक घोटाला है, जिसमें मोर देन 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ के ऊपर का देनदारी है। ये 5-10 हज़ार करोड़ का नहीं है। आप इसको एक्चुअल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यह आ रहा है कि सहारा इंडिया के ऊपर कार्रवाई होने के बाद डाटा भी सहारा इंडिया के ऑफिस में दब गए। सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितने पैसे हैं और कितने लोगों के पैसे हैं। आप मेरे पीछे बैनर देख सकते, थोड़ा जगह देंगे। आप ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है एक ही मांग एक ही नारा, सहारा इंडिया भुगतान करो हमारा। ये दर्द बांटने का, साझा करने का एक तरीका भी है और आवाज बुलंद करने का एक माध्यम भी है। क्या करे आम जनता जब बेचारी बनी रहेगी? ये वही लोकतंत्र है जहाँ जनता नेताओं को चुनकर भेजती है। मैं अब सीधे उनसे मुखातिब होऊंगा, उनसे मैं बात करूंगा, उनका मैं दर्द साझा करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? मैं अशोक सोनी। क्या काम करते थे? मैं धागे का काम है। कितना कमा लेते थे रोज? मैं 10,000-15,000 के आसपास मेरे। कितना पैसे लेना है आपको? मेरे को 45,000 लेना है। आप बताएंगे कि क्या दर्द है आपका? मैं बीके कंपनी में नौकरी करते थे। 2007 में रिटायर हुआ हूँ। तो सहारा का कुछ पोजीशन देखते हुए मैं रिटायर की 5 लाख रुपया MIS के रूप में जमा किया था, और 2018 के नवंबर महीने तक मेरे MIS मिला, और उसके बाद से आज तक MIS बंद है 2.5-3 साल से। रिटायरमेंट में कितना पैसा मिला था आपको? रिटायरमेंट मेरे को मिला था 5 लाख, इसमें 4 लाख जमा कर दिया था। आप समझ सकते हैं, जीवन भर जिन्होंने ये अरमान पाले थे कि रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसे से शायद आगे बुढ़ापा ठीक से कटेगा, लेकिन अब क्या पता था कि इस तरह से खुलेआम जालसाजी होगी। अगर कोई सामान्य, कोई छोटा जालसाज होता तो शायद थाने में बिठा के उससे पैसे दिलवाए जाते, लेकिन ये विडंबना है देश की, सिस्टम की। बहुत बड़ा पैसा खाने वालों को बड़ी छूट मिलती है। और मैं आगे कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगा, कुछ और लोग हैं साथ में, दूर दूर तक लोग बैठे हुए हैं। देखिए कैमरे में आप देख सकते हैं। हाँ, जिन्हें पूछना, आप हाथ खड़ा कर लीजिए, बताइए। मेरा नाम पंकज है।
और मैं और मेरे पिताजी मेरी माताजी के तीनों का पैसा सहारा में लगा हुआ है। मेरा बस एक ही सवाल है सरकार से और जो कानूनी प्रक्रिया उससे, दोनों से मेरा भरोसा उठ चुका है, क्योंकि ना सरकार साथ दे रही है ना कानून व्यवस्था साथ दे रही है। सरकार के पास जाते हैं, सरकार अपने हाथ खड़े कर देती है, और कानून व्यवस्था से अगर हम काम करें तब भी हम हमारे पास हमारा खुद का पैसा जो जमा किया था हमने, अपन खून पसीने की मेहनत जो पैसे थे, वो आज तक हमारे पास नहीं है। तो दोनों से हमारा भरोसा हमारे परिवार का पूरी तरह से टूट चुका है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिखते, किसी वकील की कॉपी दिखा देते हैं जो सहारा इंडिया की ओर से जारी की गई है। और सहारा इंडिया की दो कंपनियां जो रियल एस्टेट और सौरा हाउसिंग, इनका मामला न्यायालय में लंबित है, लेकिन सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव का मामला लंबित नहीं है जहां इनका पैसा लगा है। तो ये सहारा चूंकि नाम मिलता जुलता है तो गोल गोल बात करके इस तरह की जालसाजी हो रही है। मैं सीधे आम जनता के बीच जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि वास्तव में आप अपना दर्द बताएंगे कि क्या तकलीफ है आपकी। जी, मैं भी एक सहारा का कार्यकर्ता रह चुका था, ठीक अच्छा, है आप एजेंट थे? जी। और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा जमाकर्ताओं का पैसा निवेश करवाया था, और उसका जब भुगतान नहीं होने के कारण जमाकर्ता जो है हमारे ऊपर दबाव डालने लगे, तो उसके कुछ के भुगतान हमने अपने घर से किया था, और जितने भी कागज जो आपने कितने लोगों का पैसा लिया था? कम से कम 100-150 तो हमारे पास थे। 100-150 लोगों का आपने लिया था। कितने एजेंट होंगे आपके जैसे यहाँ? बहुत सारे हमारे एजेंट भाई जो है यहाँ पे है। संख्या कितनी होगी? कम से कम 300-400 से ज्यादा तो 300-400 की संख्या थी। खुद 150 के आसपास ये बता रहे हैं। इस तरह से न जाने कितने लोगों को इन्होंने अपना विश्वास गिरवी रखा होगा और अपनी बातें समझाने की कोशिश की होगी। इस शहर में पैदा हुए थे तो स्वाभाविक रूप से लोग इन्हें जानते होंगे, समझते होंगे। कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा और यहाँ सिलसिलेवार ढंग से हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बहनें पीछे बैठी हुई है, मातृशक्तियाँ हैं। मैं महिलाओं का दर्द कुछ ज़्यादा ही रहता है क्योंकि उन्हें घर भी संभालना होता है, जवाबदारी होती है। आपने भी पैसा लगाया था सहारा में? जी सर। बताइए सर, 2019 से मेरी चिट्ठी निकाल के रखी है। आज मेरा पति नहीं, मेरा बेटा नहीं, एक बेटी है। मैं उसको कैसे पढ़ा रही हूँ अल्लाह बेहतर जानता है। मेरा पैसा इन लोग दे नहीं रहे हैं। मैं कितना मेहनत करती हूँ तब जा करके एक एक पैसा करके जमा करी, लेकिन अभी तक के मुझको 5 साल हो गए मेरा पैसा नहीं मिला है मुझको। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा रुखसाना बेगम नाम है। रुखसाना बेगम। कहाँ रहते हैं आप? फरीदनगर में रहती हूँ। कितना पैसा है आपका? मेरा करीब 5 लाख रुपए के करीब है। 5 लाख रुपए है। क्या काम करते थे आपके घर वाले? मेरा घर वाला नहीं है। पहले क्या काम करते थे? वो ड्राइवर थे। ड्राइवर थे। अभी घर कैसे चलता है आपका? मैं कमाती हूँ सर। क्या काम करते हैं? मजदूरी का काम करती हूँ। मजदूरी करते हैं। 5 लाख रुपए आपका नहीं दिया जा रहा है मैच्योरिटी के बाद भी। आप मुझे बताएंगे कि क्या आप उन नेताओं के पास गए या थाने में गए, कहीं रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की होंगे? नेता लोग क्या बोलते हैं? नेता लोग क्या धरना प्रदर्शन किए थे कई बार, कई नेताओं को मैंने दिया है कि हमारा कुछ कर दीजिए। कोई नहीं सुनता है सर, कोई नहीं सुनता है हमारे। जब कहीं सुनवाई नहीं हो तो इस तरह से दर्द झलकता है। सर, मैं आज से 20 साल पहले जब मैं कूली काम करता था, तो जब मेरी लड़की हुई तो मैं 50 रुपये कमाता था, उसमें से 10 रुपये मैं सहारा में डालता था ताकि उसकी शादी होगी तो कम से कम मेरे को एक सहायता मिलेगा करके। लेकिन आज मेरी 3 लड़कियां, आज मेरी लड़कियां शादी के लायक हो गई है। आज मेरे को कम से कम 12-15 लाख रुपए लेना है सहारा से, लेकिन आज मैं कैसे करूं, मैं समझ नहीं आ रहा कहां से करूं। आज उसका शादी भी करना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवानंद लोधी है, मैं सुपेला में रहता हूँ। अब मेरी माता राम का भी पैसा फंसा है। मेरी माता राम ना तो घर बना पा रही है, बेचारी वो गरीब हैं वो भी, और मैं भी इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं उनका दर्द बांट सकूं करके। जो चुनकर जो भेजते हैं वो उस जनता के साथ कैसे न्याय करते हैं। आगे कुछ महिलाएं और खड़ी है, ये आप देख सकते हैं, जहां इन्होंने साफ तौर पर एक फरियाद लिखी है। सहारा के खिलाफ धरना प्रदर्शन, एक ही मांग एक ही नारा। सहारा मांग, काम करो, भुगतान करो हमारा। आप लोग बताएंगे कि किस तरह से सहारा इंडिया आपका पैसा नहीं दे रहा है। कितने पैसे थे आपके? 7.5 लाख। क्या शुभ नाम आपका? योजना डाके। आपने वो 7.5 लाख रुपए आपने जमा किए थे? हाँ। FD थी। हाँ। कब आपकी मैच्योरिटी हुई? मेरे 2019 में। 2019 में, 2023 चल रहे हैं। तो जब आप जाते हैं न्याय मांगने, थाने में गए, पुलिस में गए, कहीं आप क्या बोलते हैं, उपभोक्ता में गई थी, अभी हुआ नहीं उसका। उपभोक्ता फोरम में इन्होंने फरियाद लगाई थी। सारे आप देख सकते हैं, ये पूरी मातृशक्तियां हैं। आमतौर पर महिलाएं इस तरह से
घरों से निकलकर कम ही देखने को मिलती है, जहां वो इस तरह से धरना प्रदर्शन देने को मजबूर है। हाँ बताइए। सर मैं 2015 से जमा कर रही हूँ सहारा में पैसा। 2020 में हमारी मैच्योरिटी हो गई। 2023 का मार्च खत्म होने को अभी तक भुगतान नहीं किया गया और हमारी 1 लाख अमाउंट जमा है। आपका कितना पैसा है सहारा से लेना आपको? मेरा सहारा में कम से कम 5 लाख है। अच्छा, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश सिंह। कहाँ रहते हैं आप? नेवई भिलाई। वही हैं। कब से लेना आपको? मेरा तो 19 से पूरा हो गया, अभी तक नहीं मिला। कैसा लगता है आपको जो पैसा नहीं मिलता? बहुत बुरा लगता है। इतने पैसे कमाने में कितना समय लगा आपको? कम से कम 15-20 साल लगा। 20 साल आपने पैसे अपने जोड़े हैं, हाँ, अरमान पाले थे। कि मिलेगा तो कुछ करेंगे। घर में कौन कौन है आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। मैं मिस्त्री हूँ और मैंने जीवन भर पैसा जो है सहारा में जमा किया है। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। कहाँ रहते हैं? टंकी मरोदा। मैं 15 साल से जमा कर रहा हूँ उसमें। 3 किस्त में किया थे, 200 रुपया महीना हर महीने करते थे और 15 साल पहले 16,000 रुपया किया था। फिर मैंने मरोदा में एक जगह बेच के बेटी के शादी के नाम के लिए, जो बेटी का शादी करना था कि मैं बेटी का शादी करूँगा, मेरा 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा और जब 2 लाख पूर गया, इसके बाद उसको सोसाइटी में डाल दिया 3 साल के लिए। तो बेटी की शादी के लिए पैसे मिल गए? नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मैं विकास कुमार महोबिया, दुर्ग से हूँ। मैं सन 2012 में मैंने सहारा ज्वाइन किया। पहले से मैं LIC एजेंट था, लेकिन जब से मैं सहारा ज्वाइन किया तो ये सुब्रत है हमारी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। सर, ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में सद्दाम हुसैन को वहाँ की गवर्नमेंट पालती है, वैसे ही यहाँ की गवर्नमेंट, भारत की गवर्नमेंट ये सुब्रत राय को पाल रही है। एक व्यक्ति पूरे देश को हिला के रख दिया है, पूरे सिस्टम को खरीद लिया है। हम लोग इतना धरना प्रदर्शन करते हैं। मैं खुद एजेंट था, मेरे द्वारा, ये मेरा दोस्त है विनय जैन, ये मेरा खास दोस्त है, इन्होंने भी मेरे माध्यम से पैसा जमा किया। ऐसे कई हैं, वो बैठे हैं, वैसे लोग आपसे झगड़ा करने भी आते होंगे? झगड़ा करने आते हैं, कई लोग तो हाथ भी उठा चुके हैं। हम कितने बार सब जगह जा चुके हैं, थक हार के हमें लगता है कि हम सुसाइड कर दें। नहीं है ना? ऐसा कोई आप? और सेकंड ये कि हमारी पूरी पूंजी, जितना हम सहारा से, LIC से जितना हम कमाए थे, पूरा नाम वाम सब इज्जत पूरी खराब हो गई है। जितना हम पैसा कमाए थे, पूरी पैसा हमारी सहारा में लग चुका है। आप हौसला रखिए। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। एक साथ इतने सारे लोग जब एकजुट होकर प्रमाण के साथ, दस्तावेज के साथ, भारत के कानून के अंतर्गत जब अपनी मांग रखते हैं, जो मांग की सुनवाई नहीं होती। ऐसे एक और भाई साहब हैं, जमीन में बैठे हैं, मैं भी इनके साथ धरती माता में बैठ जाता हूँ। आप मुझे बताएंगे कि क्या दर्द है आपका? क्या नाम है आपका? क्या? मैं मोइनुद्दीन खान। कितना पैसा लेना है आपको? मेरे को लेना है 35-40 लाख रुपया। 40 लाख रुपए? ये कब से आपकी मैच्योरिटी हो गई है? मेरे सब मैच्योरिटी 17 में हो गई है। 17 में हो गई है। आप समझ सकते हैं 6 साल हो गए इनके पैसे नहीं मिल रहे हैं। कुछ और लोग हैं, सामने एक बैसाखी लेके एक भाई और बैठे हुए हैं, उनको भी समझना चाहता हूं मैं, वो तकलीफ से आए हैं। भाई आप मुझे बताएंगे? एक मिनट जी, आप भी अपने साथ कुछ कागजात रखें। जी जी। मेरा सहारा इंडिया में कम से कम 70-80 लाख रुपया जमा है। MIS है मेरा 28 लाख रुपया आता था, 3 साल हो गया है, पेमेंट नहीं मिला है मेरे को। मेरा घर कैसे चल रहा है, इससे उससे मांग के चल रहा है घर, और मैं विकलांग हूँ। मेरा इसमें एक्सीडेंट में ही पैसा मिला था, सब उसी में जमा है मेरा। आप बताएंगे कि कैसे आप तकलीफ सहन कर पा रहे हैं और क्या न्याय की उम्मीद करते हैं? बहुत तकलीफ है भैया, एक एक दिन कैसे गुजरता है हम लोग जानेंगे। 3 साल हो गया है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नेताओं से कुछ बोलना चाहेंगे आप? राष्ट्र बोर्ड के माध्यम से नेताओं से कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्या बोले, पैसा मिल जाए वही बहुत है। जब वो वोट मांगने आते हैं तब तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, न्याय की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, सारे पेपर आपके पास हैं, आपके पति विकलांग है, आप उनके लिए कोई संदेश देंगे तो हम वहां तक पहुंचाएंगे आपका संदेश। बस भैया पैसा मिल जाए वही बहुत है। ये आंसू न तो नकली है, न तो दर्द इनका कम है। ये सारी तकलीफें, सारा दर्द आप समझ रहे होंगे, सब यही दिख रहा है ऑन कैमरा। हम आपसे जो जीवन तस्वीरों को दिखा रहे हैं, एक बार हम फिर समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैन साहब,
आप लगातार सहारा के लिए काम करते रहे, सहारा के मैनेजमेंट से जुड़े रहे। आप ये मुझे बताइए कि इतने सारे लोग हैं, आखिर इनकी रिपोर्ट थाने में क्यों नहीं लिखी जा रही है? थाने में लिखने का, एक थाने में जाते हैं तो जो अज्ञानतावश तो नहीं मैं कहूँगा, जानबूझ करके भी है, क्योंकि सुब्रत राय के द्वारा सारे जिले के प्रशासनिक अधिकारी को, चाहे कलेक्टर चाहे एसपी, इनको पत्र भेज दिए जाते थे, तो सहारा सेविका केस का हवाला दे दिया जाता था। तो पुलिस वाले सुप्रीम कोर्ट के ही आते बोलो अपने के, और वो एक ही बात बोलते, हमको ऊपर से आदेश नहीं है। ऊपर का मतलब? ऊपर का मतलब वो अपने चाहे पुलिस अधीक्षक चाहे ऊपर अपने शासन से उनको आदेश नहीं है सहारा के विरुद्ध किसी शिकायत कर पाए। आप इतने साल सहारा में काम किए, मुझे जरा खुल के बताएंगे, जब आप इतने सारे लोगों के साथ हैं, क्या हुआ है? आपको लगता है कि यहाँ ऊपर के जो अधिकारी हैं और नेता हैं, वो सहारा इंडिया से कुछ रिश्वतखोरी में पैसा लेते होंगे और कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? ये तो जगजाहिर दिखाई देता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरी धर्मपत्नी के द्वारा 21 मार्च 2022 को परिवाद लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज की गई। 21 मार्च से आज 23 हो गया, 1 साल होने को आ रहा है, कल हो जाएगा 1 साल। 1 साल के बाद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई पुलिस विभाग द्वारा नहीं की जा तो रही। परिवाद लगाया तो क्या कुछ फैसला हुआ? परिवाद खुल के बताइए। नहीं, उसमें एफआईआर के आदेश हुए 420, 406, 409, 120 बी के तहत प्रकरण को दर्ज किया गया। कितना समय हो गया? करीब 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, कोर्ट से एफआईआर के आदेश हैं और एफआईआर हो गई है। एफआईआर की है 21 मार्च 2022 को, लेकिन आज तक उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई। मैं 25 चक्कर पुलिस के पास गया, बातचीत किया, वही कहता अभी समय नहीं मिला, अभी ऊपर से आदेश नहीं है, आपने इतने बड़े आदमी के नाम पे क्यों किया, आप कुछ समझौता कर लेना चाहिए, आप जानते हो सुब्रत राय को क्या है। मैंने कहा सारी चीज जानता हूँ, से बेहतर जानता हूँ सुब्रत राय न्यायालय से ऊपर हो गए हैं, कोर्ट के आदेश हैं। जब थाने में रिपोर्ट लिखी नहीं गई तो इन्होंने परिवाद लगाया। परिवाद लगाने के बाद जो सीआरपी में जो प्रावधान था वो बेहतर तरीके से वकील साहब बता सकते हैं, बताएंगे करके कि जो प्रावधान था परिवाद में इनको क्यों जाना पड़ा और क्यों थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई? 155 देखिए 155 जो है फैना रिपोर्ट कहते हैं, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जब थाने के द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो वो थाना मामले को न्यायालय के शरण में जाने की सलाह देते हुए 155 काट के देता है, जैसे जैन साहब बता रहे हैं। और इन्होंने परिवाद लगाया होगा, उसके बाद जैसे ये बता रहे कि कोर्ट ने आदेश किया है कि 420 और जो भी धारा पे रजिस्टर्ड करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि धारा रजिस्टर करने के बाद गिरफ्तारी और या फिर पहले सामान और उसके बाद वारंट जो जारी किया जाता है तो वो नहीं हुआ है करके इनके तरफ से अभी जो बताया जा रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है। ये आपको क्या लगता है इसमें लोभ कहाँ लगता है आपको? अब ये जो भी है इसमें सबसे बड़ी बात है कि कुछ मामलों में सहारा को भी ये बेनिफिट मिल जा रहा है कि ये मामला एफआईआर हो गई है वकील साहब। हाँ, फिर यहाँ बेनिफिट वाली क्या बात आ गई? एफआईआर हो गई तो पुलिस की कार्रवाई बनती है, जहाँ तक कानून हम भी समझते हैं और आप तो बेहतर समझते हैं। देखिए उसमें क्या होता है कि अगर एक ही मामले में प्रकरण अगर 2 से ज़्यादा कोर्टों में, 1 से ज़्यादा कोर्टों में चल रहा है तो उसका बेनिफिट मिलता है। और लेकिन एफआईआर की बात हो, अभी फ्रेश एफआईआर हुई है, तो मैं समझना चाह रहा था। एफआईआर हुआ तो उसकी गिरफ्तारी तो निश्चित बनती है। वकील साहब कह रहे हैं कि गिरफ्तारी निश्चित बनती है, ये लंबे समय से वकालत कर रहे हैं, कानून इतना आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। इंटरनेट की दुनिया है, गूगल में सारे प्रावधान दिए हुए हैं, जहाँ पुलिस प्रशासन और यहाँ तक न्यायालय भी लाचार नजर आए, तब आप समझ सकते हैं कि आदमी जाए तो कहाँ जाए। इस तरह से सड़कों में उतरकर, छत्तीसगढ़ में इस वक्त विधानसभा के चुनाव हैं, ये कुछ मांगे रख रहे हैं और सीधे सीधे लोकतंत्र पे इनका विश्वास हट रहा है। तब कुछ बातें निकल कर आई है। जब मैं इस कार्यक्रम में आ रहा था तब यहाँ कुछ नारे लग रहे थे। आप क्या वोट देना चाहेंगे? आप लोग ईमानदारी से बताएंगे। नहीं चाहिए। और मेरा भी फंसा हुआ है, मेरा भी पैसा फंसा हुआ है सहारा में। जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं, जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं, जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। एक ही मांग एक ही नारा, एक ही मांग एक ही नारा। हम अपना हक अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। बोलना है, मेरे सहारा का पैसा पूरा जीवन भर की कमाई का फंसा हुआ है। मैंने मुख्यमंत्री के यहाँ भी गई हुई थी, उसके बाद वहाँ भेजा दंडाधिकारी के पास, दंडाधिकारी के पास भेजने के बाद टीआई भिलाई 3 में मैं गई। भिलाई 3 में टीआई ने मेरे को एक फॉर्म दिया, उसको मैं फिर वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में दी,
तो भी कुछ नहीं हुआ। कितने पैसे लेने हैं आपको? मेरे को बहुत पूरी जिंदगी की कमाई है मेरी। कितने पैसे? मेरा औलाद के पास भी बेरोजगार है, कोई कमाई का स्रोत नहीं है मेरा। नहीं, अमाउंट कितना होगा? 70-80 लाख है मेरा। क्या नाम है आपका? सरला वर्मा है, कहाँ? यूपी वर्मा है, भिलाई से हूँ मैं। कहाँ रहते हैं? मैं भिलाई में रहती हूँ, भिलाई 3 हाउसिंग बोर्ड। जिंदगी भर की कमाई है, कोई साधन नहीं है मेरे पास। पति क्या कोई करते नहीं है, पति है बेरोजगार है, वो मतलब रिटायर प्राइवेट कंपनी में था मैं। कंपनी में थे। जिंदगी भर की कमाई दे दी आपने? पूरी जी, जी, जिंदगी जी। भर के एजेंट बोला हम पैसा देंगे हमारे नौकरी के लिए, आपके लिए हम खड़े हैं। बोले आज मेरे लड़के के लिए नौकरी के लिए मेरे 5 लाख की जरूरत पड़ी, वो भी बोला हाथ खड़े कर दिया, मेरे पास नहीं है। तो बोले ऐसे एजेंट पैसा जमा करने से कोई मतलब नहीं है। सर हर महिला चाहती कि अपने घर के लोगों से छुपा के पैसा जमा करते कि वो अपने पर्सनल काम के लिए आगे पैसे मिले करके, लेकिन ऐसे समय में पैसा जमा किए और बाद में भी जो समय आया तो पैसे नहीं मिल रहे, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है। फिर घर वालों को बताना पड़ रहा है, तो घर वाले हमको ही बोलते हैं कि आप लोगों को इस इसमें नहीं जाना चाहिए करके। पैसा जमा करते समय एजेंट हमें बहुत विश्वास दिलाए थे कि आप जिस मकसद से पैसा जमा कर रहे हो आपको समय पर मिल जाएगा, लेकिन 4 साल होने को है मैच्योरिटी के बाद, अभी तक कुछ सुनवाई आप एजेंट को सीधे दोष देंगे कि सुब्रत सहारा और सहारा कंपनी को देंगे कि एजेंट को बोलेंगे? सहारा परिवार को मैं दूंगी, सहारा परिवार को दूंगी। सहारा और ये शासन सिस्टम जो पुलिस और बाकी लोग? सर बाकी लोगों को भी देना चाहेंगे, सहारा से भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। सहारा से भुगतान नहीं तो प्राइवेट वाले सर, कोई गवर्नमेंट वाले है तो कोई भी बोलेगा, एजेंट की इसमें कोई गलती नहीं है। अगर एजेंट पैसा लिया, अगर वो अपने पास रखे तो उसकी गलती है, वो पैसा उसने सहारा को दिया है, तो ये पूरा उसका बनता है, सहारा श्री का बनता है कि पीड़ित लोगों को उनका भुगतान किया जाए। आज वो हम सब इतने परेशानी में है, समय पे हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, हम कहाँ जाएं, किससे मांगे अपना भुगतान? दर्द की अलग अलग तस्वीरें आ रही है, लोग आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम राजबोध के माध्यम से सिस्टम में बैठे हुए लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस जनता ने आपको वोट देकर चुनकर कुर्सी दी है, जिनके टैक्स से आप नौकरी कर रहे हैं, वो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और दर्द को समझें, ये तकलीफ को समझें। आम जनता से सीधे सरोकार रखते हैं। राष्ट्रबोध के माध्यम से हम आपको ये आगाह करते हैं कि यदि आपने जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनने के बाद कोई काम नहीं किया तो यही जनता आपको आने वाले समय में बेहतर सबक सिखाएगी। राष्ट्रबोध के लिए मैं पवन केसवानी, नमस्कार।